अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा वीडियो इंटरेक्शन है इट्स ऑल अबाउट आइसोमरिज्म। ख़ास तौर पे एमडी-कैट, ई-कैट, नीट, एम्स और जेई जैसे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप आइसोमरिज्म की डिफरेंट कैटेगरीज को रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। स्टार्ट करते हैं आइसोमरिज्म से। तो पहले मैं आपको बताता जाऊं कि आइसोमरिज्म जनरली डेफिनेशन जानते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम हो, दे आर आइसोमर्स। टेक्निकली इसकी दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हैं स्टीरियो आइसोमर्स और उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। अब याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स पहले हम पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टीरियो आइसोमर हो सकता है काफ़ी बच्चों के लिए इसमें नई चीज़ें हों। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का दूसरा नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसे आइसोमर्स हैं जो स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से बनते हैं। अब स्ट्रक्चर में चेंज 5-6 तरीकों से आ सकता है। पहला तरीका है चेन आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की डेफिनेशन पढ़ लें। ड्यू टू डिफरेंट बॉन्डिंग अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएं तो उससे स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले है चेन आइसोमर्स। आप देखें एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इसमें चेन के फर्क की वजह से स्ट्रक्चर में फर्क आया है। ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है, स्ट्रक्चर में डिफरेंट है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4 एंड H10। नेक्स्ट रिंग चेन आइसोमर्स। इसमें एक आइसोमर स्ट्रेट चेन में है और एक आइसोमर रिंग में है। इन दोनों 1-ब्यूटीन एंड साइक्लोब्यूटीन, दे आर रिंग चेन आइसोमर्स। इन दोनों का स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H8। आगे चलते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स के लिए फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा ग्रुप जो आइडेंटिफिकेशन, पहचान देता है कंपाउंड की। जैसे OH पता है अल्कोहल का, ये जहां पे भी OH होगा ये अल्कोहल की पहचान है। ट्रिपल बॉन्ड किसकी पहचान? अल्काइन की। तो ट्रिपल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है। डबल बॉन्ड अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है। तो कोई भी ग्रुप ऑफ एन एटम जो आइडेंटिफाई करे किसी क्लास ऑफ कंपाउंड को, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। अब आप देखें यहाँ पे नंबर 1 पे है, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1 ब्यूटेनॉल। यहां अगर चेंज आया है तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 2 पे चले गई है। ओवरऑल स्ट्रक्चर में चेंज फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की वजह से आया है, तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं? पोजीशनल आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ये मैं इसलिए तेजी से बता रहा हूं क्योंकि ये नॉर्मली सबको आते हैं, हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत स्टीरियोकेमिस्ट्री में पड़ेगी। फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के होंगे ऐसे आइसोमर्स जिनमें स्ट्रक्चरल चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन फंक्शनल ग्रुप। देखें ये और ये दो डिफरेंट अरेंजमेंट वाले कंपाउंड हैं, बट इन दोनों में 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। और स्ट्रक्चर में डिफरेंट क्यों है ये? क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप ही चेंज है। ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। तो ऐसे आइसोमर्स जो फंक्शनली चेंज हो बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, जैसे कीटोन एंड एल्डिहाइड। अच्छी बात क्या होगी, जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स शो करेंगे उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। अब जनरल फॉर्मूला क्या है? लेट्स सपोज यहाँ पे C3 लिखते हैं, N की जगह, N नंबर ऑफ कार्बन, 326 and O1, C3H6O1, दिस इज C3H6 and O1, C3H6O1। यानी ये फॉर्मूला, इससे हमें पता चलेगा कि कीटोन और एल्डिहाइड में नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे। तो जिनका फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म फिनोमेना होता है उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। अब आ जाए अल्डिहाइड्स एंड ईथर्स। अगेन दो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बट इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। किसकी वजह से? फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंट होने की वजह से। तो नाउ दे आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। अगेन दोनों में फंक्शनल ग्रुप का फर्क है, इस वजह से स्ट्रक्चर में फर्क आया, बट इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। दोनों में 3 कार्बन है, दोनों में 6 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इनका। अब आगे चलते हैं मेटामरिज्म।
जो कि स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म की 5वीं टाइप है, मेटामरिज्म। इसमें क्या होगा, इसमें फंक्शनल ग्रुप के अराउंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे इन दोनों में अगर नंबर ऑफ एटम्स देखे जाएं तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, बट अरेंजमेंट में फर्क है। और अरेंजमेंट में कैसे फर्क है, फंक्शनल ग्रुप के अराउंड ईथर, या फंक्शनल ग्रुप है इसका, उसके अराउंड कार्बन कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज है, दिस इज मेटामरिज्म। इसी तरह ये भी मेटामरिज्म शो कर सकता है कीटोन, और ये सल्फर वाला फंक्शनल ग्रुप जो थायो ग्रुप कहलाता है, ये भी मेटामरिज्म शो कर सकता है। लास्ट वन इज टाउटोमरिज्म। दिस इज कॉज्ड ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन एंड दिस शिफ्टिंग इज ऑलवेज 1-3 वॉन्डरिंग। अभी 1-3 वॉन्डरिंग का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज मेरे पास ये कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को जरा अलग करके बनाया। लेट्स सपोज मैं यहाँ से H+ निकाल देता हूँ। जब H+ निकलेगा तो बेटा पीछे बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2। H+ निकला, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। कार्बन पे क्या चार्ज आया, माइनस। नाउ अगर ये बॉन्ड अब यहाँ पे है और ये H+ ऑक्सीजन के पास चला जाए और ये बॉन्ड अपने ऊपर शिफ्ट कर ले, तो अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू OH। डबल बॉन्ड किस में शिफ्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में, वैकेंसी प्रोड्यूस होगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, यानी कुछ ये कंपाउंड बनेगा। गौर कीजिए, CH3 ये वैसे का वैसे ही आ गया, C डबल बॉन्ड, यहाँ देखें दोबारा CH3 आ गया, आगे C आ गया, इस O के साथ ये क्या आ गया, H आ गया, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड, ये देखें डबल बॉन्ड। तो नाउ दिस इज कॉल्ड इनोल, क्योंकि ये अल्कीन भी है, अल्कोहल भी है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इनोल। अब ये कीटोन से इनोल में आया, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कीटो इनोल टाउटोमरिज्म, कीटो इनोल टाउटोमरिज्म। डबल एरो क्यों लगाया, क्योंकि ये आपस में रेजोनेट यानी इंटरशिफ्ट होते रहते हैं। 1-3 क्यों बोला, क्योंकि पोजीशन देखें 1 2 3, यानी प्रोटॉन ने कितने ग्रुप्स अपने आप को प्रमोट किया, 1 2 3, यानी 1 से 3rd पोजीशन पे गया। तो दैट्स व्हाई 1-3 वॉन्डरिंग या डेस्मॉर्फिज्म भी बोलते हैं इसको, डेस्मॉर्फिज्म। ठीक है, ये इसका एक साइंटिफिक नेम है, अगर आप याद रखते हैं अच्छी बात है, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल टाउटोमरिज्म की देखते हैं। अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इमाइनो ग्रुप, दिस इज इमाइनो एसिड। प्रोटॉन यहां से यहां शिफ्ट हो सकता है, कुछ ऐसा बनेगा ज़्यूटराइन, पता है आपको। अब प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह 1-2-3 वॉन्डरिंग, यानी एक जगह से तीसरी जगह पे गया प्रोटॉन। अब देखिए प्रोटॉन के शिफ्ट होने से स्ट्रक्चर में चेंज आया, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या रहेगा, आप काउंट करके देख लें, नंबर ऑफ एटम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सब में क्या है, इन दोनों के एटम्स आपस में सेम होंगे, इन दोनों के एटम्स की तादाद आपस में, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम होगा। स्ट्रक्चर में चेंज प्रोटॉन की शिफ्ट की वजह से आया। तो all these type of isomerism is known as constitutional isomerism because they caused by the change in structure. Okay? अब हम मूव करते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म की तरफ। अब स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होती है, बहुत आसान है। स्टडी ऑफ आइसोमर्स इन 3D स्पेस, यानी स्पेस में 3D में क्या चेंज आएगा, 3 डायमेंशनल चेंज आपने स्ट्रक्चर में देखने हैं कि 3D स्ट्रक्चरली क्या चेंज आ रहे हैं। तो इस तरह के आइसोमरिज्म को हम स्टीरियो आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म की 2 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 इज कॉन्फर्मेशनल एंड नंबर 2 इज कॉन्फिगुरेशनल। कॉन्फर्मेशनल को पहले पढ़ते हैं, कॉन्फिगरेशनल की फर्दर आगे से 2 टाइप्स हैं। तो कॉन्फर्मेशनल क्या होता है, इट इज अराइज ड्यू टू रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड की जो रोटेशन है, याद रखिए रोटेशन सिंगल बॉन्ड की हमेशा एक्सिस किस तरह से होते हैं। अब आप गौर कीजिए, अल्कीन में कभी भी रोटेशन नहीं हो सकती क्योंकि पाई बॉन्ड होता है। अल्काइन में कभी भी रोटेशन नहीं हो सकती, हमेशा अल्केन में रोटेशन होगी क्योंकि वहां पे सिग्मा बॉन्ड आपस में पैरेलल हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, जिसकी वजह से रोटेशन पॉसिबल है।
अब एक बात तो कंफर्म है कि कॉन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म हमेशा किस में पाया जाएगा? इट इज ऑलवेज हैपेंड इन अल्केन्स। ये किस में होगा? हमेशा अल्केन्स में होगा। अच्छा, अब यानी अल्केन्स का मतलब यह है कि हर उस कंपाउंड में हो सकता है जहां सिंगल बॉन्ड्स की अरेंजमेंट है, वहां पे कॉन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म हो सकती है। अब लेट्स सपोज ये कंपाउंड है CHHH बॉन्ड CHNH, ओके, दिस इज इथेन। अब देखें ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये बिल्कुल इसके सामने है। लेकिन लेट्स सपोज अगर ये पीछे वाला बॉन्ड 360 डिग्री पे रोटेट कर जाए, रोटेशन, तो क्या होगा? कुछ ऐसी शेप बनेगी, यानी ये थोड़ा आगे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी ये रोटेट होने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा 60 डिग्री पे। अब दिस इज शोहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, इसको शोहॉर्स रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म में, इसको शोहॉर्स रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, बॉन्ड्स को ऐसे शो करना 3D में। अब देखें इसमें और इसमें फर्क आ गया, स्ट्रक्चर में फर्क आया 3 डायमेंशनल रोटेशन की वजह से, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रोटोमर्स। इस तरह के आइसोमरिज्म को क्या बोलते हैं? रोटोमर्स। अब जरा मैं इसको फ्रंट व्यू से देखता हूं। अब मुझे बताइए ये किसका व्यू होगा? इसका। क्यों? क्योंकि ये कार्बन सामने ब्लैक वाला, उसके साथ 1 2 3 हाइड्रोजन, बिल्कुल उसके पीछे एक और कार्बन, बट उस कार्बन के हाइड्रोजन उस जगह पे हैं जहां इस कार्बन के हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, जैसे इस कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ पे तो है, बट उसके पीछे यहाँ पे वाले कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ नहीं है बल्कि यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ बनाए हैं। ओके, ये इनके सेंटर में आएगा। ठीक है, अच्छा ये मैंने बनाया, दिस इज न्यूमैन्स स्ट्रक्चर। इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? शोहॉर्स। और इसको क्या बोलते हैं? न्यूमैन्स रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें, ये कार्बन है, बिल्कुल उसके पीछे कार्बन है और बाकी एटम्स भी बिल्कुल आपस में एक दूसरे के पीछे हैं। ये स्ट्रक्चर आ गई। ओके, एंट्रेंस टेस्ट में क्या पूछेगा कि इन दोनों कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स में से कौन स्टेबल है और कौन अनस्टेबल है। देखें बेटा, इसमें एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे, जब करीब आएंगे तो उनमें क्या कॉज होगी? रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से कंपाउंड्स क्या होते हैं? लेस स्टेबल। तो ये लेस स्टेबल है। इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये मोर स्टेबल है। याद रहे इस एंगल्स को डाईहेड्रल एंगल भी बोलते हैं। 2 हाइड्रोजन के दरमियान में एंगल डाईहेड्रल है। यहाँ पे 60 का है और यहाँ पे कोई एंगल नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल सीधे हाइड्रोजन एक दूसरे के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। तो ये स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें रिपल्शन है, इसमें कम रिपल्शन है। अच्छा, एक और बात याद रखें, स्टेबल मीन्स लेस एनर्जी, अनस्टेबल मीन हाई एनर्जी। जब आप स्टेबल को अनस्टेबल करोगे, लो एनर्जी को हाई एनर्जी में लेके जाओगे, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे टॉर्सनल एनर्जी गैप बोलते हैं। टॉर्सनल एनर्जी गैप क्या है कि कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स की स्टेबल से अनस्टेबल स्टेट में जो एनर्जी गैप होता है, जो स्टेबल और अनस्टेबल चीज़ के दरमियान, जैसे मार्कर इस टाइम यहाँ पे है और ज़मीन, और मार्कर और ज़मीन में जो एनर्जी गैप है, इसी तरह से स्टेबल और अनस्टेबल, हाई एनर्जी और लो एनर्जी में जो गैप होगा, उस गैप को क्या बोलेंगे कॉन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में? टॉर्सनल एनर्जी। ओके, अब हम चलते हैं बेटा स्टीरियो आइसोमरिज्म में कौन। अच्छा, एक बात याद रखिए, मैंने सिंपल एग्जांपल दी है। ब्यूटेन, पेंटेन में आओगे तो इसकी कॉन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होंगी, क्योंकि इसमें तो 2 कार्बन है, उसमें 3 4 5, उसकी तो अरेंजमेंट काफ़ी ज़्यादा। आप इमेजिन करो उसकी कितनी ज़्यादा अरेंजमेंट्स चेंज होंगी। 2 कार्बन, 3, चौथे की भी अरेंजमेंट, 5वें की भी आएगी। तो जस्ट फॉर कन्वीनियंस मैंने एक ऐसी एग्जांपल ली है कि जिससे आपको आइडिया क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल में क्या होता है कि इसमें तो आप देखते थे कि बॉन्ड ऑटोमेटिकली रोटेट करता था, इसमें कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होगा। इसमें ऑटोमेटिक था क्योंकि रोटेशन ऑटोमेटिक होती है सिग्मा बॉन्ड में, क्योंकि वो हेड टू हेड ओवरलैप है, ऑटोमेटिक रोटेशन है। बट कॉन्फ़िगरेशनल में ऑटोमेटिक रोटेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ तो रोटेशन लॉक है, क्योंकि यहाँ तो डबल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? those are isomers do not change automatically। कॉन्फ़िगरेशन में चेंज सिर्फ तब आएगा जब यहाँ तो बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होके किसी दूसरी जगह पे बनेगा।
ठीक है। अब इसको समझने के लिए कॉन्फ़िगरेशनल की पहली टाइप है ज्योमेट्रिक और दूसरी टाइप है ऑप्टिकल। तो पहले हम ज्योमेट्रिक पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक फर्दर दो तरह की है, सिस एंड ट्रांस। अब सिस एंड ट्रांस में क्या होता है कि जैसे ये डबल बॉन्ड है, लेट्स सपोज मैंने ये डबल बॉन्ड बनाया। अब इस डबल बॉन्ड के यहाँ पे फ्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन एंड क्लोरीन है। हमने बताना है कि ये आइसोमर सिस फॉर्म में है या ट्रांस फॉर्म में है। तो उसके लिए सिजर रूल अप्लाई करेंगे। सिजर रूल क्या होता है कि आप इस कंपाउंड को सेंटर से ब्रेक कर लें, फिर देखें इन दोनों में से कौन सा ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, आयोडीन। आयोडीन पे सर्कल लगा दें। यहां देखें कौन सा एटम ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ब्रोमीन। ब्रोमीन पे सर्कल लगा दें। अगर सर्कल क्रॉस में आ रहे हैं तो ट्रांस, और अगर सर्कल सीधे एक लाइन में आते हैं तो सिस। ठीक, तो अब लेट्स सपोज इस सर्कल को नीचे ले जाना है मैंने, तो ये ऑटोमेटिक नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड रोटेशन को क्या करता है, लॉक करता है। अगर मुझे इसको नीचे ले जाना है, यानी इसका ट्रांस से अगर मुझे सिस बनाना है, तो पहले मुझे ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, फिर ये ग्रुप नीचे जाएगा, फिर बॉन्ड बनाना पड़ेगा ताकि ये नीचे ही रहे। तो कॉन्फ़िगरेशनल ऑटोमेटिक नहीं है, इसमें रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड एंड रीमेक एट डिफरेंट पोजीशन। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्फर्मेशनल में फर्क है। ऑटोमेटिक है वो, ये ऑटोमेटिक नहीं है। अच्छा, अब आपके शायद सिलेबस में कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें सेम ग्रुप आमने सामने आ जाए, सिस क्रॉस में आ जाए ट्रांस, ये भी ठीक है। लेकिन जो सिजर रूल है ये कब अप्लाई करना है, जब चारों तरफ डिफरेंट चीजें आ जाएं। फिर कैसे पता चलेगा कौन सिस और कौन ट्रांस है, सिजर रूल अप्लाई करें उसके ऊपर। ओके बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बाद हम चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप समझ लें ऑप्टिक का मतलब क्या होता है। ऑप्टिकल कंपाउंड्स किन्हें बोलते हैं, दोज कंपाउंड्स विच शो सर्टेन इफेक्ट ऑन लाइट, दोज कंपाउंड्स विच शो सर्टेन इफेक्ट ऑन लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। लेट्स सपोज मेरे पास एक लाइट है, इसमें काफी ज्यादा प्लेन्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं इसके अंदर। मैं इन तमाम कलर्स में से एक कलर सेपरेट करना चाहता हूं, तो मैं इसको निकोल प्रिज्म में से गुजारूंगा, जो क्या करेगा, जो स्लिट्स की तरह काम करेगा। स्लिट्स क्या होती हैं, लेट्स सपोज ये कुछ मार्कर्स हैं, लेट्स सपोज ये सुलाखें हैं। अब अगर मुझे बताओ कि लाइट इस तरह पास कर सकती है, इसमें नहीं कर सकती, क्योंकि ये स्लिट्स उसको रोक लेंगी। अब लाइट के कुछ प्लेन्स इस तरह से जाते हैं, कुछ ऐसे जाते हैं, कुछ ऐसे जाते हैं, कुछ बिल्कुल ऐसे जाते हैं। तो डिफरेंट प्लेन्स जो आ रहे हैं उनमें से जो वर्टिकल प्लेन होगा वो निकोल प्रिज्म में से गुजर जाएगा। बाकी जो हॉरिजॉन्टल इस तरह से प्लेन हैं, जो डायगोनल प्लेन्स हैं, वो नहीं गुजर पाएंगे। तो यूँ तमाम प्लेन्स में से एक सिंगल वर्टिकल प्लेन इसमें से गुजरेगा, बाकी प्लेन पीछे रह जाएंगे। तो यूँ हमने प्लेन्स में से एक सिंगल प्लेन को अलग कर लिया, और ऐसी लाइट जिसमें एक सिंगल प्लेन अलग होकर आगे आता है उस लाइट को क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट को आपने केमिकल में से गुजारना है। अब कुछ केमिकल जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, या तो वो इस लाइट को क्लॉकवाइज घुमा देंगे या वो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो लिवो रोटेटरी। तो दोज कंपाउंड्स which exhibit this phenomena is called optically active compounds. ओके, अब ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कुछ शर्तें हैं। कौन से ऐसे केमिकल हैं जो लाइट को मोड़ सकते हैं। पहली शर्त, उनमें कायरल कार्बन होना चाहिए। बताता हूं क्या होता है। वो एसिमेट्रिक होने चाहिए और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए। इनके क्या मतलब होते हैं आपको समझाते हैं। देखिए बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर्स की इन कंडीशंस को समझने के लिए हमें एंशियोमर्स का समझना पड़ेगा। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स की आगे टाइप है। लेट्स सपोज बेटा ये मैंने दो कंपाउंड बनाए, इसमें कार्बन है, इसमें मिथाइल है, H है, OH है और कार्बोक्सिलिक। अब ऐसा कार्बन जो चार डिफरेंट ग्रुप्स से अटैच होता है उसे हम कायरल कार्बन बोलते हैं। तो दिस कार्बन इज कॉल्ड कायरल कार्बन, क्योंकि ये चार डिफरेंट चीजों से अटैच है। तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए, जो लाइट को मोड़ सकते हैं, उनके लिए पहली शर्त है कि उसमें कायरल कार्बन हो। तो इसमें कायरल कार्बन है।
अच्छा, अब ये एसिमेट्रिक है। जितने भी कायरल कार्बन वाले कंपाउंड हैं वो हमेशा एसिमेट्रिक होते हैं। एसिमेट्रिक का मतलब अगर मैं इसको किसी भी प्लेन में काटूंगा तो ये डिफरेंट ही नजर आएगा। आप इसको इस प्लेन में काटें डिफरेंट नजर आएगा, इस प्लेन में काटें, मतलब सिमेट्रिक होता है जिसको काटो दो एक जैसे हिस्से मिले। ये एसिमेट्रिक है, इसको काटो कहीं से भी काट के देख लो आपको दो एक जैसे हिस्से नहीं मिल सकते इसके। तो जो भी कायरल कार्बन होगा वो एसिमेट्रिक जरूर होगा। ओके, अब जरा देखें, ये एक और कंपाउंड बनाया जो इस जैसा है। देखें कार्बन वही चीजें लगी हैं, लेकिन फर्क कितना आ गया कि OH यहाँ पे है लेकिन ये वाला OH यहाँ पे है। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। अब व्हाट इज मिरर इमेज? ये हाथ को अगर आप शीशे में देखें तो आपको जो शीशे में हाथ नजर आएगा वो ऐसा होगा, ठीक है। ये दोनों हाथ एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ठीक है। याद रखिए मिरर इमेज हमेशा एक दूसरे पे इम्पोज नहीं हो सकते। इम्पोज ना होने का मतलब क्या है? ये हाथ है, इसका मिरर इमेज है, मैं इस इमेज को बाहर निकालता हूँ, ये हो गया, इसको भी सीधा करता हूँ। अब एक ही डायरेक्शन में इनको करके एक दूसरे पे रखता हूँ, तो क्या ये आएंगे? नहीं आएंगे। तो जो तो एक दूसरे पे फिट हो जाएंगे। क्यों फिट नहीं हो रहे? देखो, फिट होने का मतलब है कि ये हाथ अगर छुप जाता है इसकी वजह से तो ये इम्पोजेबल था। ये अभी भी नजर आ रहा है इसका अंगूठा, तो ये इम्पोजेबल नहीं है। तो रूल याद रख लो कि मिरर इमेज कभी भी एक दूसरे पे इम्पोजेबल नहीं होते, दे आर नॉन इम्पोजेबल। तो ऑप्टिकल रोटेशन के लिए, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए कायरल कार्बन होना जरूरी है। एसिमेट्रिक ऑटोमेटिक हो जाएगा और उसके जो मिरर इमेज है डेफिनेटली वो क्या होने चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल। और जितने भी कायरल कार्बन है उसमें हमेशा इमेज हमेशा 100% नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। चार डिफरेंट चीजें हैं तो वो कभी भी एक दूसरे पे इम्पोज नहीं हो सकती। अब ये दोनों मिरर इमेज है। अब इसमें से लाइट पास करूंगा तो लाइट लेफ्ट पे मुड़ेगी, इसमें से करूंगा तो लाइट राइट पे मुड़ेगी। तो ये लीवो हो गया, ये डेक्स्ट्रो। अगेन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में 3D में चेंज आया और आगे से उसने लाइट के एंगल्स को क्या कर दिया, अपने अंदर से गुजारने का एंगल क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ऐसे आइसोमर्स जो लाइट के एंगल को चेंज करने की सलाहियत रखते हों उन्हें ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। दिस इज लीवो एंड डेक्स्ट्रो। 50% है 50% है, और ऐसा सोल्यूशन जिसमें 50-50% लीवो और डेक्स्ट्रो हो उन्हें रैसमिक सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? रैसमिक सोल्यूशन। और रैसमिक सोल्यूशन में लाइट अगर पास करेगी तो किस तरफ मुड़ेगी? ना इधर ना इधर, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगी। तो रैसमिक सोल्यूशन में लाइट पास स्ट्रेट लाइन में करती है, वो ना लेफ्ट होती है ना वो राइट होती है। ये बात याद रखिएगा ये समझाने के लिए। अगर ये ज़्यादा होता तो लेफ्ट पे मुड़ती, ये ज़्यादा होता तो राइट पे मुड़ती। अगर बराबर है तो फिर लाइट रैसमिक सोल्यूशन में से लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। ओके, अब डायस्टमर्स की तरफ आ जाए। ये वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैं जो नॉन मिरर इमेज हैं। ये तो मिरर इमेज थे ना, लेकिन ये नॉन मिरर इमेज हैं और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। यानी एक दूसरे पे इम्पोज भी नहीं हो सकते और ये एक दूसरे का मिरर इमेज भी नहीं होंगे, लेकिन लाइट को ये मोड़ सकते हैं। जैसे इन दोनों को देखें, ये दोनों एग्जाम्पल हैं। देखें ये दोनों OH इधर है, Cl इधर है, इधर OH इधर आ गया बट Cl अभी भी उधर है। मिरर इमेज होता तो OH इधर आया तो Cl भी इधर आना था ना। अच्छा, फिर इसको काट के देख लो, यहाँ से काटो, ऊपर वाला हिस्सा डिफरेंट है, नीचे वाला हिस्सा डिफरेंट है। यहाँ से काटो, ऊपर वाला हिस्सा डिफरेंट है, नीचे वाला हिस्सा मॉलिक्यूल का डिफरेंट है। एसिमेट्रिक भी है, कायरल कार्बन भी है, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है, ठीक है। एसिमेट्रिक भी है, कायरल कार्बन भी है, और एक दूसरे पे इसको इस पे रख के देखो, कभी भी ये इम्पोज नहीं हो सकता। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज पूरी होती हैं ऑप्टिकल की। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें दोनों मिरर इमेज होंगे और इसमें मिरर इमेज नहीं होंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स को मैं अगले लेक्चर में एक्स्ट्रा डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। अभी आपके लिए जितनी ज़रूरत थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह आइसोमर्स पे ही बात करेंगे, टेस्ट डिस्कस करेंगे इसका। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।